नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लाया हूं मैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10वीं का जो आज का पेपर हुआ है 17 फरवरी 2026 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। आप ज़रूर उसको सॉल्व करें मेरे साथ। और आपका ये जो चैनल है उस पर मैंने पूरा इतिहास पढ़ाया है, आप ज़रूर अधिक से अधिक इसे ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, आप ज़रूर इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो आइए आज का जो मेरे विद्यार्थी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो सामाजिक विज्ञान का जो ये पेपर हुआ है वो एवरेज पेपर है। पिछले सालों में 2-3 सालों में एसएसटी का जो पेपर 10वीं क्लास का जो था वो पेपर जो टफ था, लेकिन इस बार एवरेज पेपर है और इजी कह सकता हूँ मैं। पिछली बार से इजी पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट लगे हैं आपको। पूर्णांक 80 नंबर का जो ये रहा है उसका हम क्वेश्चन देखेंगे। बहुविकल्पिक जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन यहाँ पर आपको पता है 18 क्वेश्चन तो अबसद वाले आए थे, उसी प्रकार 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके 12 क्वेश्चन थे। यानी टोटल ये छोटे वाले क्वेश्चन यानी जो 3 क्वेश्चन हैं भाग खंड अ में 3 क्वेश्चन जो थे ये आपके 36 नंबर के 36 18 6 24 और 12 36 नंबर का ये एक नंबर वाले क्वेश्चन थे। तो आपने ज़रूर ये पेपर मेरे विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छा किया होगा। और देखिए आज का ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है जूसेपे मैस्सिनी। जूसेपे मैस्सिनी द उत्तर है इसका पहले क्वेश्चन का। उसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, निम्न में से कहाँ 1890 के दशक में रीड पेस्ट नामक जो बीमारी है बहुत तेजी से फैली है? तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका में ये जो बीमारी थी 1890 के दशक में वो फैली थी। तीसरा क्वेश्चन देखें, औद्योगिकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव कौन सा पड़ा? तो सिंपल ये आंसर था, उसका आंसर है उत्पादन में वृद्धि। क्या हुआ? तो उत्पादन में वृद्धि। आगे हम चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथे क्वेश्चन, निम्न में से कौन पेरियार नाम से जाने जाते हैं? पेरियार नाम से कौन जाने जाते हैं? उसका आंसर है ए वी रामास्वामी नायकर आंसर है। उसी प्रकार अगला 5वां क्वेश्चन, वर्ना युगल प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ है? ये बहुत ही बड़ा अंग्रेजों द्वारा विरोध किया था, पत्रिकाओं का जो विरोध किया था उसको नाम दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये जो लागू हुआ था 1878 की बात है। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा ये एक्ट लागू किया था। भारत के लोगों के विरोध में ये वर्नाक्यूलर टैक्स एक्ट 1878 इसका आंसर है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, बांगर क्या है? बांगर याद रखना, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। अ उत्तर है उसका पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर, जबकि खादर नवीन है। खादर क्या है? नवीन। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ए। उसी प्रकार खडीन जौहर टांका किसका उदाहरण है? तो ये भी सिंपल आंसर था उसका, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण स्थानीय संरचना को हम खडीन जौहर और टांका, ये जैसलमेर क्षेत्र में ज़्यादा होता है, ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें हम, चूना पत्थर सिलिका, चूना पत्थर सिलिका जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कारण है? सिंपल इसका आंसर है सीमेंट, ए। आंसर कौन सा? ए। उसी प्रकार केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग, केंद्र से संबंधित तो राष्ट्रीय राजमार्ग, आंसर कौन सा? ए उत्तर है अ राष्ट्रीय राजमार्ग। उसी प्रकार निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है क्या है?
तो इसके लिए सामुदायिक सरकार इसका आंसर है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सिंपल क्वेश्चन था, ये बार बार आ रहा है, 1948 में। उत्तर है उसका। आगे और देखें हम तो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सिंपल उसका नारीवादी। उत्तर ब है नारीवादी। काशीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया? ये भी बार बार बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया? इसका आंसर है ब, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व किया था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने। तो अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है? तो उसका आंसर है जल। जल जो है वो गैर नवीनीकरण संसाधन नहीं है, इसका आंसर है जल। भारत में साख का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? तो वो है सरकार। कौन सा है? सरकार ही है। यह व्यापक अवरोधक है। कौन सा? आयकर। आयकर जो है वो व्यापक अवरोधक में आता है। एक मार्ग किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो कृषि उत्पादों पर लगाया जाता है, ये सीधा आंसर था। तो ये आपके 18 क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए। उसके बाद में हम अगला जो दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों वाला, वो हम देखें। 6 क्वेश्चन थे उसमें। तो पहला क्वेश्चन था 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर सिंपल नागरिक संहिता किसके नाम से? तो नेपोलियन संहिता के नाम से क्या जाना जाता है? नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आया है। अब देखें आगे देखें क्वेश्चन रिक्त स्थान में। पहला तो उसका आंसर नेपोलियन संहिता जो 1804 में। दूसरा देखें रेंगर मृदा है। कैसी मृदा है? रेंगर एक काली मृदा है, काली या कपास मृदा कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती हैं। MH महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, कपास वहाँ पर ज़्यादा है। और रेंगर मृदा काली मृदा। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का कितना रक्षित है? तो वर्तमान में हम देखें तो 53% उसका आंसर था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स। यूरोप का ये एक देश है ब्रुसेल्स, ये राजधानी बेल्जियम की। रेलवे अथवा डाकघर किस क्षेत्र में आते हैं? तो आपको ध्यान रखना है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय कह सकते हैं हम, या सार्वजनिक क्षेत्र में कह सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका। रेलवे व डाकघर क्षेत्र के उदाहरण किसके हैं? तृतीयक या सार्वजनिक। उसी प्रकार आगे देखिए, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक हैं जिनसे संबंधित क्या प्रक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि प्रौद्योगिकी में तीव्र वृद्धि होगी तो क्या होगा? वैश्वीकरण होगा। वैश्वीकरण मतलब एक देश का दूसरे देशों से संबंध, व्यापार में वृद्धि, वैश्वीकरण, इसको हम कह सकते हैं। उद्योगों में वृद्धि तो क्या है? उसका आंसर वैश्वीकरण होगा। ये हमने पढ़ा। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण इजी पेपर है मेरे हिसाब से पिछले साल से। अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एक पंक्ति में आपको देना था। पहला प्रश्न था, सिंपल क्वेश्चन था, वीटो से आप क्या समझते हो? तो वीटो से हम कह सकते हैं कि किसी निर्णय, कानून या प्रस्ताव को एक तरफा रूप से अस्वीकार करना, यानी कि कोई भी निर्णय है उसको अस्वीकार कर लेना। ठीक है, वीटो ए पावर है। जैसे अपन कह सकते हैं हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें 5 देश को स्थायी माना है। पता है ना, अपने भारत को भी यहाँ पर स्थायी सदस्य की पावर मिल सकती है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। लेकिन वीटो जो है वो 5 देशों को मिला हुआ है। तो ये क्या है? एक प्रकार से किसी निर्णय, कानून या प्रस्ताव को एक तरफा, ठीक है, अस्वीकार कर देना, यानी कि वीटो पावर कह सकते हैं। कानून मतलब ये तानाशाह भी अपन इसका आंसर दे सकते हैं। वीटो से आप क्या समझते हो? तो कानून एक तरफा को अस्वीकार करना, ये आंसर था उसका। दूसरा हम देखें, दूसरा क्वेश्चन था, मुद्रण संस्कृति से गरीब जनता को क्या लाभ पहुंचा है? मुद्रण संस्कृति से क्या लाभ पहुंचता है? तो अपन कह सकते हैं, तो मुद्रण यानी कि जो भी लेखन सामग्री से हमें गरीब जनता को क्या लाभ होगा? तो एक तो सस्ती किताबें मिली हैं, अपन कह सकते हैं सस्ती किताबें प्राप्त हुई हैं। और एक है सार्वजनिक पुस्तकालय बढ़े, तो ये भी एक उदाहरण हम दे सकते थे। तीसरा क्वेश्चन है,
तीसरा क्वेश्चन अपन देखें तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, मुद्रण की पहली तकनीक किन देशों में विकसित हुई है? तो सिंपल ये क्वेश्चन था, दो देशों के नाम बताने थे, तो उसका आंसर एक तो चीन है और एक अपन जापान कह सकते हैं, जापान है, एक है कोरिया। ये 2-3 देशों में सबसे पहले मुद्रण, सबसे पहले चीन, फिर जापान, फिर कोरिया, ये उत्तर था इसका। अब अगला क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? तो वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत विकास है, यानी कि वर्तमान जो समय है उसकी आवश्यकताएं जो हैं वो अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाना, इसको सतत विकास कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन था, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका रही होगी? तो प्राकृतिक संसाधन में एक तो पारंपरिक संरक्षण और एक क्या हो सकता है, निर्णय लेना। एक हो सकता है निर्णय यानी कि प्रबंधन प्रथाओं का सक्रियता, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन समुदायों में अपन क्या कह सकते हैं इसके लिए हम कह सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हम देखें तो लौह एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? लौह और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? तो उसका सिंपल आंसर क्या है? तो ये जो लौह और इस्पात उद्योग है वो अन्य जो सभी भारी मध्यम जो भी अन्य उद्योग हैं उसका आधार है। तो ये आंसर आप दे सकते हैं, आधार है दूसरे उद्योगों का। अगला क्वेश्चन हम देखें, श्रीलंका में अधिकांश आबादी 2 जातीय समूह में बटी हुई है, कौन कौन सी? सबको पता ही था ये, एक तो है तमिल और एक सिंहली। ये दोनों आपस में आज भी वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आंसर था इसका। अगला, सांप्रदायिकता के सबसे बुरे स्वरूप का एक उदाहरण दे सकते हैं हम, क्या? तो सांप्रदायिकता से क्या होगा? एक तो दंगे होंगे, नरसंहार होगा, क्या होगा? लड़ाई होगी, नरसंहार होगा सांप्रदायिकता से। ये सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखें, राजनीति में गठबंधन या मोर्चा से आप क्या समझते हो? तो 2 या 2 से अधिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि राजनीति में गठबंधन या मोर्चा से आप क्या समझते हैं? तो 2 दल आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, गठबंधन हो जाता है और फिर सत्ता प्राप्ति के लिए जो हौड़ रहती है उसको हम राजनीति में गठबंधन का उदाहरण दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम 10वां देखें, सिक्कों के चलन से पहले किन चीज़ों का प्रयोग हुआ था? तो आपको पता ही है, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि किसी कृषक के खेत में 2 बोरी गेहूं हुए हैं तो वो दूसरा जो कृषक है वहाँ पर उसके चावल हुए हैं, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। पहले क्या था? सिक्के नहीं थे। तो यहाँ प्रश्न सिंपल था, सिक्कों के चलन से पहले किन चीज़ों को मुद्रा के रूप में जाना जाता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, ये कह सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन आया सिंपल, अमेरिका किसान अपने कृषि उत्पादन को असाधारण रूप से कम कीमत पर क्यों बेच सकते हैं? ये क्वेश्चन था। तो इसका भी सिंपल अपना आंसर था, भारी सरकारी सब्सिडी के कारण। क्या मिल रहा था उस समय? यहाँ पर अमेरिका किसानों को भारी सब्सिडी के कारण ये कम कीमत पर बेच रहे थे, तो भारी सब्सिडी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के उदय के क्या कारण है? 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन के क्या कारण? तो खाद्य पदार्थों में मिलावट हुई। पहला क्या है? खाद्य पदार्थों में मिलावट, और दूसरा जमाखोरी ज़्यादा हुई थी। क्या हुई थी? जमाखोरी और खाद्य पदार्थों की मिलावट हुई थी उस समय, इसीलिए उपभोक्ता आंदोलन के उदय के ये कारण हुए थे, लोग जागरूक हुए थे। तो ये 12 क्वेश्चन ये हो गए, यानी टोटल अभी तक 36 नंबर के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले हम देखें भाग 2 में, तो ये क्वेश्चन था आपके, 19वीं सदी में कलाकारों ने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। कथन का क्या करना है? परीक्षण करना है। क्या क्वेश्चन है? 19वीं सदी में कलाकारों ने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया कि वह कोई व्यक्ति हो, यानी मानवीकरण का विकास हुआ। क्या हुआ उस समय 19वीं सदी में? क्या हुआ है? मानवीकरण, मानव का मानव से संबंध हम कह सकते हैं। जायस ट्रेवलरी द्वारा ये जो मानव का मानव से संबंध कैसे, राष्ट्र प्रेम के बारे में ये क्वेश्चन है, आप इस पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें,
द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल धुरी शक्तियों के नाम आपको लिखने थे। ये सिंपल क्वेश्चन था। तो धुरी राष्ट्र कौन कौन से थे? एक तो था जर्मनी, एक कौन सा था? जर्मनी, एक था इटली और एक था जापान। ये धुरी राष्ट्र थे, याद रखना। जर्मनी, इटली व जापान। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की रोम और जापान की टोक्यो, ये तीनों मिल के धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धुरी राष्ट्र। ये नाम लिखने थे। जबकि सामने कौन था? मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन आते हैं? आपको पता ही है, इंग्लैंड, फ्रांस हैं और अमेरिका। ये द्वितीय विश्व युद्ध की घटना आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन था, भारत में सिंचित भूमि क्षेत्र के बढ़ने से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन करना। सिंचित भूमि, सिंचित भूमि में हमें क्या समस्या उत्पन्न होती है? एक तो पहला तो अपन कह सकते हैं लवणता। क्या होती है? एक तो लवणता, और दूसरा है हम जल भराव। चारों ओर क्या हो जाएगा? जल भराव हो जाएगा। और भी हम देख सकते हैं जो भी हमारी पर्यावरण है वो असंतुलन हो जाएगा। तो ये तो जल भराव, लवणता और पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाएगा सिंचित भूमि क्षेत्र के बढ़ने से। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखें, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, बिल्कुल सही है। कथन के संदर्भ में ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण और विवेचना कीजिए। मतलब आपको क्या करना है? तो ऊर्जा की खपत कम करके, अपन कह सकते हैं ऊर्जा की खपत को कम करके अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकता को कम करते हैं और प्राकृतिक संसाधन को बना सकते हैं। मतलब ऊर्जा का सही जगह पर उपयोग करना, यही ऊर्जा की बचत है। हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी 4, 5, 6, 7, ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो 2 नंबर के हैं। अगला हम 8वां क्वेश्चन देखें तो ये देखिए 8वां क्वेश्चन, आपके अनुसार राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। आपके मत के पक्ष में किसी एक पर जाति अनेक रूप ले सकती है। तो जाति के बारे में अपन कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति है। इसका आंसर क्या है? वोट बैंक की राजनीति के बारे में आप लिख सकते हो। आपके मतानुसार विपक्ष दल की लोकतंत्र में क्या भूमिका होनी चाहिए? तो विपक्ष क्या कर सकता है? एक तो सरकार की जवाबदेही, सरकार के जवाबदेही रख सकता है, ठीक है। जनता की आवाज़ को बताता है वो, ठीक है। और लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो 2-3 बातें अपन लिख सकते हैं। विपक्षी दल क्या क्या कर सकता है? तो सरकार को जवाब दे सकता है, ठीक है। और जनता की आवाज़ को उठा सकता है और लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इजी था ये भी। एक क्वेश्चन था, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की जाती है? तो ये ध्यान रखना, अपन कह सकते हैं इसमें कैसे मानव विकास रिपोर्ट निकलती है। जैसे वर्तमान में 193 देशों में हमारे भारत का जो मानव विकास सूचकांक में नंबर कौन सा? 130वां, 130वां है। तो मानव विकास रिपोर्ट किस आधार पर? तो एक तो स्वास्थ्य, कौन सा है उसका आंसर? स्वास्थ्य। और एक है शिक्षा। ये दोनों पर आप लिख सकते थे, स्वास्थ्य और शिक्षा पर। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ऐसे 4 उपायों की सूची बताइए जिससे कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके। तो कौन सी हो सकती हैं ऐसे? तो अपन देखें, एक तो पशुपालन है। कौन सा है? पशुपालन। और एक है डेयरी उद्योग। अपन पशुपालन में डेयरी उद्योग कर सकते हैं, डेयरी उद्योग। एक अपन कर सकते हैं इसमें खाद्य इकाइयाँ कर सकते हैं, ठीक है। एक मृदा का परीक्षण करना चाहिए, मृदा का परीक्षण। ये पॉइंट है, आप इसमें लिख सकते हैं। ये 4 उपाय अपन कृषि क्षेत्र में अपन कह सकते हैं। एक प्रश्न था, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना है वो पहले से ही तय होती है, क्योंकि उनका मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तु के रूप में जुड़ जाता है। इसीलिए हम इसको नहीं जोड़ सकते। ये क्वेश्चन था सिंपल। आगे देखें, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं तो उससे स्थानीय कंपनी को होने वाले क्या लाभ हैं? बहुत अच्छा प्रश्न था ये। इससे अतिरिक्त पूंजी और निवेश मिलेगा और वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। मतलब उसका क्या है? डेवलप होगा वो उद्योग क्या होगा? डेवलप होगा। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद में हम देखें खंड स, ये जो 4 क्वेश्चन थे वो 3-3 नंबर के थे। 14, 15, 16, 17 जो क्वेश्चन थे वो 3-3 नंबर के थे। जैसे क्वेश्चन था 14वां, उसमें अथवा भी दिए हैं। मशीन उद्योग के
युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति कैसी थी? तो भारत की स्थिति आपको पता ही है, रेशमी व सूती वस्त्र उद्योग फेमस है भारत का। कौन सा? रेशम व सूती वस्त्र उद्योग के बारे में यहाँ लिख सकते हैं अपन। उसी प्रकार भारत के प्रारंभिक, अथवा में भी देखें हम, भारत के प्रारंभिक उद्यमियों ने पूंजी, तकनीक, श्रमिकों के प्रबंधक को किस प्रकार विकसित किया? तो उसका आंसर स्वदेशी नेटवर्क, साहसिक निवेश, संस्थागत सुधार अपन कह सकते हैं, स्वदेशी को अपनाया था। तो ये दोनों एक क्वेश्चन थे, आप दोनों में से ये क्वेश्चन इजी था थोड़ा। आगे अपन देखें 15वां क्वेश्चन था, भारतीय कृषि में हुए प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधार का वर्णन करना है। तो विदेशी तकनीक और मशीनीकरण का उपयोग होना, इसका आंसर में आप बहुत बड़ा लिख सकते थे। अगली क्वेश्चन है, उसी में एक अथवा में क्वेश्चन है, जूमिंग कृषि पर्यावरण के प्रतिकूल क्यों नहीं है? क्योंकि जूमिंग कृषि क्या है आपको पता है? जूमिंग कृषि वनों को काट के की जाती है, तो इससे वनों का विनाश होगा, ठीक है, कानून के शासन पर आधारित, ठीक है, ये तो जैव विविधता में भी कमी होगी। तो ये जूमिंग कृषि से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां देखें, लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास की स्थिति का विश्लेषण करना था, 16वें क्वेश्चन का आंसर था। तो उसमें अपन आंसर कह सकते हैं, जैसे लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि और विकास जो है उसका, लोकतंत्र के बारे में हम जन भागीदारी कह सकते हैं, जवाबदेही, कानून के शासन पर आधारित कानून बनता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र से बहुत कुछ लाभ भी हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र में उसके अथवा का प्रश्न देखें, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा व आज़ादी में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। तो इस कथन का विश्लेषण करना है, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा, तो समानता, लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन है, तो इससे नागरिकों की गरिमा और आज़ादी में वृद्धि होती है। तो इसके बारे में बहुत कुछ अपन लिख सकते हैं। ये 17वां क्वेश्चन अपन आगे देखें, सहकारी समिति की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो सहकारी समिति क्या है? एक स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक है ना, सहकारी समिति क्या है? स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, आप उसको स्वैच्छिक तो है लेकिन वो लोकतंत्र पर आधारित है सहकारी समिति, ये भी एक ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि कानून के अंडर में ये विकसित होती हैं। अगला उसका ही ऑपोजिट एक क्वेश्चन था, चेक क्या है बैंक प्रणाली में, चेक के महत्व, ये क्वेश्चन इससे भी इजी है। चेक क्या है? तो एक लिखित है, लिखित दिनांकित दस्तावेज कह सकते हैं, चेक को क्या कहते हैं? दस्तावेज कह सकते हैं, ठीक है। जो उसके महत्व क्या है? तो एक तो एक सुरक्षित है, क्या है? सुरक्षित दस्तावेज कह सकते हैं, ठीक है। सुविधाजनक भी है, तो पहले आपको पता ही है, पहले अपन वस्तु विनिमय प्रणाली थी, फिर बाद में सिक्के आए, लेकिन पैसे भी ज़्यादा अपन बैंक में नहीं ले जा सकते थे, जिसके कारण क्या है? चेक, चेक आया। तो ये इस पर भी अपन लिख सकते हैं। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन थे। और 18, 19, 20 ये 3 क्वेश्चन आपके आए थे, ये 4-4 नंबर के थे। इस पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है 18वां, सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इस प्रश्न को, इस वाक्य को अपन पढ़ सकते हैं कि सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही भी संघर्ष को सफल हो सकता है, क्योंकि सत्य पर आधारित जो भी है व्यक्ति, वो अहिंसा से, अहिंसा का पुजारी है तो वो सत्य बात तो करेगा ही। तो गांधी जी के विचार पर अपने को स्पष्ट करना है, तो ये सत्य के बारे में, गांधी जी के बारे में अपन को लिख सकते हैं। अगला उसका ऑपोजिट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन कौन कौन से? बहुत सारे आंदोलन। सबसे पहले वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे, और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन 1921 में किया। उसके बाद में कौन सा किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब किया? 1930 में, उसी में दांडी मार्च चलाया। और उसके बाद में सबसे बड़ा आंदोलन किया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में अपन लिख सकते हैं कब किया, ये 42 में। तो ये हम कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत बड़ा अपन लिख सकते हैं। आगे और आगे देखें तो ये देखिए आप, अगला 19वां क्वेश्चन, भारत में केंद्र व राज्य सरकारों में शक्ति के बंटवारे, सरकारों की शक्ति के बंटवारे के बारे में विवेचना करनी है। तो शक्ति के बंटवारे के आपको मैंने बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है। तो केंद्र व राज्य सरकारों का शक्ति का बंटवारा अपन देखें तो भारत में वर्तमान में आपको पता ही है 395 तो अनुच्छेद है, ठीक है, 12 अनुसूचियाँ है, और ये हो गए 12 अनुसूचियाँ, 390, और 22 भाग है, 22 भाग है, ठीक है।
तो 12 अनुसूचियाँ में ये जो हैं ये क्या कहाँ है, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच बंटवारा कौन सी अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में। पहले में क्या है, पहले में आपको पता ही है भारत में केंद्र राज्य संबंध में पहले में सबसे पहले भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे में क्या है, दूसरे में अपन देखें तो दूसरे में वेतन से संबंधित है, तीसरे में शपथ है, ठीक है, तीसरे में शतन, चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, पांचवें में अनुसूचित जाति से संबंधित है, छठे में क्या है, छठे में अपने 4 राज्यों का विशेष प्रावधान है, ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में हम देखें तो 7वीं में यही है, केंद्र व राज्यों के संबंध है। 8वीं में हम देखें तो भाषाओं से संबंधित। 9वीं में हम देखें भूमि सुधार कानून है 9वीं में। 10वीं में देखें तो नगर निकाय, सॉरी 10वीं में अपन देखें तो दल बदल कानून है, दल बदल कानून। 11 में हम देखें तो पंचायत राज्य है और 12 में देखें तो नगर निकाय। तो इसमें अपन को लिखना क्या था, तो इसमें लिखना था आपको, कौन सा लिखना था, तो ये 7वीं अनुसूची के बारे में, केंद्र राज्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में यहाँ लिखना था, वो लिख सकते थे आप। अगला क्वेश्चन उसके अथवा में देखें तो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है, तो संघीय शासन व्यवस्था, संघीय केंद्र व राज्य, देखो दोनों में अंतर एक सिंपल है, इसमें बहुत बार हमने पढ़ा भी है। संघीय शासन व्यवस्था यानी केंद्र से संबंधित है, केंद्र व राज्य के बीच में बंटवारा है, तो संघीय शासन व्यवस्था भारत में है वर्तमान में, और एक अमेरिका में है। कहाँ है, अमेरिका में और भारत में संघीय शासन व्यवस्था। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही शासन होता है, ठीक है, केंद्र के हाथ में ही सत्ता होती है। और एकात्मक शासन वर्तमान में कहाँ है, तो एक तो है फ्रांस में, कहाँ है भाई, फ्रांस में, और वर्तमान में एक है ब्रिटेन में। तो ये फ्रांस ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और संघीय शासन व्यवस्था भारत और अमेरिका में है। तो ये एक आराम से इस पर अपन 4 नंबर का क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो ये एक इजी पेपर है अपन कह सकते हैं। और 20वां क्वेश्चन मैप भरना था, तो मैप देख लें आप। एक है गोवा, ये गोवा झारखंड में है। ये बल्लारी कहाँ है, तो ये भी बल्लारी जो है अपन देखें तो देखें ये रहा, तो गोवा जो है वो अपना झारखंड में है, और बल्लारी जो है, ये बल्लारी जो है वो अपना कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक। उसी प्रकार हम देखें मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, और चेन्नई जो है वो, चेन्नई आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। उसी प्रकार ये इसके अथवा में ये भी था। सिंगरेनी कहाँ है, तो तेलंगाना में, और रानीगंज कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये ध्यान रखना। उसी प्रकार दिल्ली, ये दिल्ली और कोलकाता, इसको मैप में भरना था, तो अपन वो भी अपन देख लेते हैं। आइए देखें, तो 1 मिनट देखते हैं अपन। तो देखें हम, गोवा कहाँ है, तो गोवा झारखंड में, तो झारखंड कहाँ है, तो आपको पता है ये गोवा हो गया अपना, कौन सा, तो ये हो गया गोवा। मैं आपको बताता हूँ, ये झारखंड है तो ये गोवा हो गया। दूसरा है बल्लारी, बल्लारी कर्नाटक में लोएस्ट संबंधित है, कर्नाटक ये रहा, तो बल्लारी ये रहा। उसी प्रकार मुंबई, ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और चेन्नई अपने तमिलनाडु की राजधानी। तो ये तो पहला हो गया। अथवा में जो पूछा गया था वो सिंगरेनी तेलंगाना में, गोदावरी घाटी के पास में तेलंगाना कहाँ है, तो सिंगरानी ये रहा, सिंगरानी यानी तेलंगाना। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल, रानीगंज पूछा गया था, तो रानीगंज कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में ये रहा। और दिल्ली पूछा तो दिल्ली ये रहा। और उसी प्रकार हम कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी ये रहा। इसी प्रकार आप ये 4 नंबर का जो मैप था SST में वो आप भर सकते हैं। तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल अधिक से अधिक हमारे जो मित्रों विद्यार्थियों को शेयर करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। SST सेकंड ग्रेड के लिए भी स्पेशल नोट्स मेरे ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।